हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव लॉ क्लासेस सक्सेस डोर। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। फ्रेंड्स, इसमें हम डेफिनेशन पोर्शन से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हमारा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल जो 7th है उसकी जो लिस्ट 3 है उसका सब्जेक्ट है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसका विषय है। इसमें जो सेक्शन 2 है उसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। ये डेफिनेशंस आप देखिए फ्रेंड्स। पहली डेफिनेशन है अपील अधिकरण की। अपील अधिकरण से धारा 110 के अधीन स्थापित विद्युत अपील अधिकरण अभिप्रेत है। तो यहाँ पर ये नंबर देखिए 21 और अपील अधिकरण, अपील ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसका काम क्या है कि कंपनसेशन से जुड़े हुए जितने भी केसेस होते हैं, अगर कोई व्यक्ति एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो न्याय निर्णायक अधिकारी है, इस एक्ट में आगे बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उसमें एडजुडिकेशन की पावर एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को दी गई है या फिर जो एप्रोप्रिएट कमीशन है, समुचित आयोग है, उसके आदेशों से अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है तो वो क्या कर सकता है, अपील ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकेगा। इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है हमारी प्रदाय क्षेत्र की। प्रदाय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत का प्रदाय करने के लिए अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत है। प्रदाय क्षेत्र मीन्स कि आप कौन से एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हो, वो एरिया जिसमें कि आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हो, कि ऐसा एरिया जहाँ पर कोई लाइसेंसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ऑथराइज्ड किया गया है, अनुज्ञप्ति धारी को विद्युत प्रदाय करने के लिए उसको प्राधिकृत किया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स समुचित आयोग की, एप्रोप्रिएट कमीशन। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी, समुचित आयोग में क्या क्या आएगा। समुचित आयोग में सेक्शन जो 76 के उसके सब क्लॉज 1 के अधीन जो केंद्रीय आयोग है वो आएगा। दूसरा है धारा सेक्शन जो 82 है उसके अधीन जो राज्य आयोग है वो आएगा, और धारा 83 के अधीन निर्दिष्ट संयुक्त आयोग अभिप्रेत है। समुचित आयोग में क्या क्या आएगा, केंद्रीय आयोग, राज्य आयोग और संयुक्त आयोग, तीनों समुचित आयोग में आएंगे। तो जहाँ कहीं भी समुचित आयोग लिखा होगा तो हमें उसका अर्थ इन तीनों से लगाना है, केंद्रीय आयोग, राज्य आयोग और संयुक्त आयोग। इसके बाद फ्रेंड्स अगली डेफिनेशन है हमारी समुचित सरकार की। समुचित सरकार, समुचित सरकार ये जो 4th डेफिनेशन थी वो एप्रोप्रिएट कमीशन की थी। समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समुचित सरकार से ऐसी उत्पादन कंपनी के बाबत जो पूर्णता या अंशतः उसके स्वामित्व की हो, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वामित्व की हो, या विद्युत के किसी अंतर्राज्यिक उत्पादन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्शन या पारेषण, ट्रांसमिशन, व्यापार, बिजनेस या सप्लाई के संबंध में, और किन्हीं खानों, तेलों क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों, तार प्रसारण केंद्र और कोई रक्षा संक्रमण, डाक यार्ड, परमाणु शक्ति संस्थापन की बाबत, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की बाबत, या उसके नियंत्रण अधीन किसी संकर्म या विद्युत संस्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में के लिए उसको प्रोडक्शन किया जा रहा है या ट्रांसमिशन किया जा रहा है या उसका बिजनेस किया जा रहा है, उसकी सप्लाई की जा रही है, या खानों या तेलों या फिर रेलों या हवाई अड्डों पर, या फिर किसी भी प्रसारण केंद्र, तार या फिर परमाणु शक्ति की स्थापना की बाबत, या फिर तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है इसका थर्ड पॉइंट है इसका राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की बाबत। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे अभी ये राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र ये अभी चर्चा में बने हुए थे कुछ समय पहले, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए सब लोगों से आग्रह किया था कि वो अपने घर की बिजली बंद करके दिया, मोमबत्ती या जो भी चीज़ें हैं आपके पास, दिया है, मोमबत्ती है या टॉर्च है, तो उसको जलाने की अपील की थी। तो ऐसे में कुछ अफवाहें फैल रही थी या कुछ तबकों में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि लॉकडाउन के कारण वैसे ही बिजली की मांग कम है, ऐसे में अगर अचानक पूरी बिजली बंद कर दी जाएगी तो ग्रिड के फेल होने का खतरा हो सकता है। और क्या होगा, साथ ही साथ अभी एक साथ पूरी लाइट बंद कर दी जाएगी और पुनः फिर दोबारा से जब 9 मिनट बाद दोबारा से एक साथ जब सारी लाइटें जलेंगी तो इस प्रकार से अप एंड डाउन से ग्रिड पर असर पड़ेगा। तो ये जो राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र है
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, ये क्या करते हैं, ये जो राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र है, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र है, ये इस ग्रिड को कंट्रोल करते हैं। और उन्होंने उस समय इसको कंट्रोल भी किया था। भारत सरकार ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालयों में सभी राज्यों को, भार प्रेषण केंद्रों को ये निर्देश दिए थे कि उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे ग्रिड फेल ना हो। उनको जैसे उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल की लाइट बंद नहीं होंगी, जो भी इमरजेंसी सेवाएं उनकी लाइट बंद नहीं होंगी, घरेलू उपकरण में आप पंखे, फ्रिज वगैरह बंद नहीं करने थे, सिर्फ बल्ब, एलईडी वगैरह जो रोशनी वाली चीज़ें हैं उनको बंद करना था। तो राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र का जो मेन काम है वो क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके लोड की क्या करना, निगरानी करना। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, उसके नियंत्रणाधीन किसी संक्रम या विद्युत संस्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। तो ये 1 से लेकर हमारे 1, 2, 3 और जो 4 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के लिए समुचित सरकार में ये क्या आएगा, केंद्रीय सरकार आएगी। और किसी अन्य दशा में इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाली राज्य सरकार अभिप्रेत है। किसी अन्य दशा में, इनके अलावा, ए पॉइंट के अलावा अगर कोई अन्य सिचुएशन है तो उस स्थिति में समुचित सरकार में कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, इसके बाद प्राधिकरण से धारा 70 की उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत। तो सेक्शन 17 में बताया गया है इसके बारे में, इसको आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन। बोर्ड से इस अधिनियम के पूर्व विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन गठित राज्य बोर्ड अभिप्रेत है। तो बोर्ड जहाँ कहीं भी है उसका अर्थ क्या लगाना है, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व जो विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 था उसकी धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन गठित राज्य विद्युत बोर्ड अभिप्रेत है। आबद्ध उत्पादन संयंत्र, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आबद्ध उत्पादन संयंत्र से किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत शक्ति का उत्पादन करने हेतु स्थापित विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी संगमों के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से विद्युत शक्ति का उत्पादन करने हेतु किसी सरकारी सोसाइटी या संगम द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र भी है। तो यहाँ पर जो आबद्ध उत्पादन संयंत्र है फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि ये जो है आबद्ध उत्पादन संयंत्र, ये बिजली के उत्पादन की एक ऐसी सुविधा है जिसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ या बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है, कि जो उपयोग करता है वो खुद के लिए क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन करता है। जैसे किसी का स्टील प्लांट है, रासायनिक संयंत्र प्लांट है, तो ये लोग क्या करते हैं, खुद के लिए, अपने संयंत्र को चलाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या करते हैं, खुद से ही इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो वो क्या होता है, आबद्ध उत्पादन संयंत्र। तो इसका नंबर आप देख लेना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेफिनेशन है हमारी केंद्रीय आयोग से धारा 76 की उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट केंद्रीय विनियामक आयोग अभिप्रेत है। केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, इन सब के नंबर देख लीजिएगा। इसके बाद डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारी अध्यक्ष की। अध्यक्ष से यथास्थिति प्राधिकरण या समुचित आयोग या अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है। जहाँ कहीं भी चेयरपर्सन अध्यक्ष लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या अर्थ लगाएंगे कि वो प्राधिकरण या समुचित आयोग या अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है फ्रेंड्स हमारी सह उत्पादन की। सह उत्पादन से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो 2 या अधिक प्रकार की उपयोगी ऊर्जा एक साथ उत्पादित करती है, और इसके अंतर्गत विद्युत भी है। मतलब जो 2 प्रकार की कोई ऊर्जाएं हैं उनको उत्पादित करती है और इसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो वो क्या हो जाएगा, सह उत्पादन। इसके बाद डेफिनेशन है फ्रेंड्स हमारी कंपनी, इसका आप नंबर देख लीजिएगा। संरक्षण, इसका भी आप नंबर देख लीजिएगा। संरक्षण में विद्युत के प्रदाय और उपयोग में कार्यकुशलता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विद्युत के उपयोग में कोई कमी अभिप्रेत है। इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड 15, उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होगा, उपभोक्ता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विद्युत का उसके स्वयं के उपयोग के लिए प्रदाय किसी अनुज्ञप्तिधारी या सरकार अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इस अधिनियम में तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन जनता को विद्युत का प्रदाय करने के कारोबार में लगा हुआ है। और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके परिसरों को विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के संकर्म के साथ तत्समय संयोजित किया हुआ है। तो ये जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है, यहाँ पर उपभोक्ता को बताया गया कि उपभोक्ता कौन होंगे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता होगा जो या तो खुद के उपयोग के लिए या फिर
स्वयं के उपयोग के लिए प्रदाय कर रहा है या फिर किसी लाइसेंसधारी, अनुज्ञप्तिधारी या सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको विद्युत प्रदाय किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति को स्वयं उपयोग के लिए विद्युत की सप्लाई की जा रही है और वो विद्युत की सप्लाई कौन कर रहा है उसको, या तो कोई लाइसेंसी कर रहा है या कोई गवर्नमेंट कर रही है, कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है जो इस अधिनियम के अधीन या उस समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन जनता को बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बिजनेस में लगा हुआ है। और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी इंक्लूड है जिसके परिसरों को विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के संकर्म के साथ समय संयोजित किया गया है। और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी इंक्लूड है जिसके परिसरों को आप विद्युत देने के प्रयोजनों से या तो अनुज्ञप्तिधारी या सरकार या कोई अन्य व्यक्ति के साथ वो किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड, जो लोग बिल नहीं दे रहे हैं या जिनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने से छूट दे दी गई है वो व्यक्ति भी जो कंज्यूमर होंगे उसकी डेफिनेशन में आएंगे। चाहे जो सरकार उनको दे रही हो इलेक्ट्रिसिटी या किसी लाइसेंसी से वो ले रहे हो या प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया और वो उसका क्या कर रही हो, बिजली की सप्लाई कर रही हो, तो वो सभी लोग क्या आ जाएंगे, जो भी उनसे इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। चाहे घरों में यूज़ कर रहे हो या फिर किसी खास प्रयोजन के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो भी आप उपभोक्ता की कंडीशन में आएंगे। और एक बात, जो बिल दे रहे हैं या जो बिल नहीं दे रहे हैं या जिनको छूट दे दी गई है वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा टॉपिक यहाँ तक का कवर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।